अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो जैसा कि अभी तक हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर सारी न्यूमेरिकल्स पूरी बुक के कंप्लीट किए, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम पूरी पूरी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर के साथ। यानी हम इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को करते शुरू जाएंगे और पहले हम लास्ट के चैप्टर्स पहले करेंगे और फिर शुरू के चैप्टर्स बाद में करेंगे। लास्ट के चैप्टर्स के थोड़े से लेंथी भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, सेक्शन सी भी उसी से बन रहा है। तो हम पहले लास्ट के चैप्टर्स पहले करेंगे और जो हमारे शुरू वाले चैप्टर है जैसे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इनको हम लास्ट में देखेंगे। तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए और आ जाइए, शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 12, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन फिजिक्स, विच इज अकाउस्टिक्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 का अकाउस्टिक्स। तो आइए जी शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त को जाया किए। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11, किन किन के लिए? प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस वालों के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये हमारा लेक्चर रहेगा। और जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो ये टॉपिक आखन बोर्ड के अंदर भी, अकाउस्टिक्स के अंदर मौजूद है, सिंध बोर्ड में भी मौजूद है। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 12 अकाउस्टिक्स। ठीक, अब आज का लेक्चर हमारा जो पहला लेक्चर है अकाउस्टिक्स के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी इस पर बात कर लेते हैं। तो अकाउस्टिक्स के पहले लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि साउंड दरअसल में है क्या, साउंड किस तरह ट्रेवल करता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, पहले इन बातों को समझेंगे और उसके बाद हम चलेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड पर। और आज हम ये भी समझेंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड को क्यों गलत माने जाने लगा और ऐसा भी क्या हुआ कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में 16% का एरर आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड की स्पीड न्यूटन ने बताई उसमें तकरीबन 16% का एरर था, जिसको बाद में एक साइंटिस्ट लैपलास ने करेक्ट भी किया। तो आज हमारा टारगेट है कि आज हमने न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड को भी देखना है और आज हमने लैपलास की बताई हुई करेक्शन को भी करना है। तो शुरू करें। याद रखें कि ये हमारा चैनल कैनस स्पेसिफिकली फिजिक्स की एजुकेशन के लिए है, इससे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आ जाइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि साउंड हम कहते ही किसको है। तो साउंड को अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड एक मैकेनिकल का मतलब जिसको क्या चाहिए हो, जिसको मीडियम चाहिए हो, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या? ट्रेवल उसी डायरेक्शन में करे, ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन इन विच इट इज प्रोपेगेट। क्या मतलब? मैकेनिकल का मतलब कि भाई मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ट्रेवल उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ है। हाँ भाई, ये भी याद रखनी है बात, उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यानी कि आप ऐसा समझें कि फॉर एग्जांपल एक ड्रम है जिससे उसके सरफेस के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और वो साउंड जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। कभी हम किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाएं तो हम देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल ऊपर माइक लगाया जाता है। वजह क्या है? कि जो साउंड जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो साउंड हमेशा उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हुआ। और साउंड को चाहिए मीडियम। दो चीजें हैं साउंड के लिए इंपॉर्टेंट। पहला कि साउंड को चाहिए मीडियम, दूसरा साउंड उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी बात कि साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम। जब हम किसी मीडियम को वाइब्रेट करते हैं तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ड्रमर जब ड्रम के ऊपर प्ले कर रहा है, यानी जब ड्रम बजा रहा है, तो ड्रम की जो ऊपर की सरफेस है जब वो वाइब्रेट हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज कैसे प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई गिटारिस्ट गिटार से साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी साउंड प्रोड्यूस होता है किसी मीडियम को वाइब्रेट करने से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी मीडियम को वाइब्रेट करने से। जब भी हमारा कोई मीडियम वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि गिटारिस्ट ने जब गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया तो एक साउंड निकला और उसने एयर के अंदर ट्रेवल किया, तो एयर वो मीडियम था जिसमें वो ट्रेवल करता हुआ गया। शर्त है ना साउंड के ट्रेवल करने के लिए, क्या शर्त है कि इसको मीडियम रिक्वायर्ड है। तो जब मीडियम रिक्वायर्ड है तो भाई जब गिटारिस्ट ने गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट तो कर दिया, लेकिन ट्रेवल करने के लिए मीडियम भी तो चाहिए। तो मीडियम क्या है? मीडियम है एयर। एयर के अंदर साउंड ट्रेवल करेगा, एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता हुआ। यानी पहले जो एयर के मॉलिक्यूल एक जगह सिकुड़ के बैठे हुए थे, जब साउंड उसमें ट्रेवल करेगा तो उन सबको वाइब्रेट करेगा। यानी साउंड मीडियम को भी नहीं छोड़ता, पहले तो अपने जो सरफेस था उसके वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुआ, और फिर अब जिस मीडियम में ट्रेवल करेगा उसको भी वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। हाँ जी, जिस मीडियम में ट्रेवल करेगा उसको भी वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। आइए जरा देखते हैं। तो हमने बोला साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग दी मीडियम। बहुत जबरदस्त। साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम। प्रोड्यूस भी मीडियम को वाइब्रेट करके होगा, किसी मीडियम को, और ट्रेवल करेगा तो भी किसी मीडियम को वाइब्रेट करता हुआ ट्रेवल करेगा। प्रोड्यूस होगा तो भी किसी मीडियम को वाइब्रेट करके, ट्रेवल करेगा तो भी किसी मीडियम को वाइब्रेट करके। ठीक, यानी किस तरह के साउंड ट्रेवल करता है? हम बोले हाउ साउंड ट्रेवल, यार रखो, क्या समझ आएगा, क्या नजर आएगा? हाउ साउंड ट्रेवल। तो जवाब है साउंड ट्रेवल बाय कंप्रेस एंड रेयरफेक्ट the molecules of a medium. Sound travel by compress and rarefact the molecules of a medium. अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या है? लेकिन जब भी साउंड किसी मीडियम के अंदर से ट्रेवल करता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एयर में ट्रेवल कर रहा है, अरे कोई भी मीडियम हो ना, हम एयर की बात कर लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि साउंड एयर के अंदर से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, यहां से हमने एक स्पीकर रखा, स्पीकर में से साउंड निकला, वो साउंड आगे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। तो कैसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा? जब साउंड स्पीकर से निकला तो मीडियम क्या है? एयर। जब एयर के अंदर साउंड जाएगा तो करेगा क्या वो? आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले एयर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अपनी अपनी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे साउंड गुजरने से पहले। लेकिन जब साउंड गुजरा तो मान लीजिए कि ये एयर के मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, यानी एक जगह कंप्रेशन आई, फिर रेयरफेक्शन आई, फिर एक जगह कंप्रेशन आई, फिर एक जगह रेयरफेक्शन आई। ये देख रहे हो जहां पर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब आ गए हैं, ये दरअसल में कंप्रेशन है। क्या है ये? दरअसल में कंप्रेशन का रीजन है। सही। और ये जहां पर ये गैप आया, ये दरअसल में हमारा रेयरफेक्शन का रीजन है। तो कैसी मॉलिक्यूल सी मोशन होगी एयर के? पहले कंप्रेस होंगे, फिर रेयरफेक्ट होंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर रेयरफेक्ट होंगे। ऐसी ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन को तो हम वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसी ही तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि साउंड एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस रेयरफेक्ट करता हुआ ट्रेवल करता है, तो ये कहना हमारा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जब साउंड नहीं गुजरा तो सारे मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे एयर के, बट जब साउंड गुजरा तो कहीं पर एयर के मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, कहीं पर दूर चले गए, फिर करीब आ गए, फिर दूर चले गए। तो जब भी साउंड ट्रेवल करता है वो एयर के मीडियम को वाइब्रेट करता हुआ ट्रेवल करता है। अगर वाटर में से ट्रेवल करेगा तो उसको भी वाइब्रेट करता हुआ जाएगा, अगर सॉलिड में से ट्रेवल करेगा तो उसके मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करता हुआ जाएगा। अब मजे की बात ये, किसमें ज्यादा ट्रेवल करेगा? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? तो भाई जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट होंगे उसमें ज्यादा ट्रेवल करेगा। किसके मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट होंगे? जिसके मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। ऐसा ही है ना, वाइब्रेशन किसमें ज्यादा? जिसके मॉलिक्यूल करीब करीब। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके करीब करीब होते हैं? सॉलिड के।
उसके बाद लिक्विड के, सबसे बाद गैस के। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यानी मैं ऐसा कह दूं कि अगर सॉलिड्स में साउंड तेजी से ट्रेवल करेगा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, और गैसेस में उससे थोड़ा और कम ट्रेवल करेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सबसे करीब करीब है, जब साउंड गुजरेगा ज्यादा वाइब्रेशन होगी, तेजी से गुजरेगा। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर हैं, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में तो करीब करीब ही है ना। जब साउंड गुजरेगा वाइब्रेट करेंगे और साउंड तेजी से गुजरेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, तेजी से गुजरेगा। हम ये भी जानेंगे कि सॉलिड में तेज क्यों चलता है, लिक्विड में उससे कम क्यों, गैसेस में उससे कम, उससे बात करेंगे। पहले कॉपी करेंगे यहां तक, फिर आगे चलते हैं। बिठा दें, चलो अब। तो हमने बोला कि भाई साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। यानी इसको चाहिए मीडियम ट्रेवल करने के लिए, और ये उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आगे, डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, पेपर है करीब, टाइम है कम, आ जल्दी। अब हमने क्या समझना है, न्यूटन्स क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। न्यूटन्स क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। तो चलो, न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट के जिसने पहले स्पीड ऑफ साउंड की फॉर्मुलेशन में करके, यानी न्यूटन ने हमें बताया कि भाई कैसे हम साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साउंड एक्चुअली में होता, मतलब कैसे साउंड की स्पीड को निकाला जा सकता है। तो न्यूटन ने अजम्पशंस क्या की, जरा सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहली अजम्पशन क्या बोला न्यूटन ने? न्यूटन ने बोला साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम। साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम, ठीक है। क्या मतलब? मतलब कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। कंप्रेस होगा साउंड या रेयरफेक्ट होगा, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, साउंड ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग द मीडियम, ठीक है जी, पहली असम्पशन। दूसरी असम्पशन, न्यूटन कहते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन द टेम्परेचर ऑफ एयर molecules remains constant। न्यूटन कह रहे हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन, यानी जब मॉलिक्यूल्स करीब आए, जब मॉलिक्यूल दूर जाए, तो इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अच्छा, एक तरीके से उनका कहना सही भी है। ये जो एक्शन है ना करीब आके दूर जाने का, ये इतना रैपिड है कि आप टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि इतना तेज से ये करीब आया, दूर गया, करीब आया, दूर गया, इतनी तेज ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रही होगी कि इसमें टेम्परेचर का चेंज पता नहीं चलेगा, और एनर्जी को भी कंजर्व रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहां एप्लीकेबल है। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग रेयरफेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कंप्रेस और रेयरफेक्ट हो, ना टेम्परेचर घट रहा है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंप्रेस हो रहा है तो भी टेम्परेचर उतना, रेयरफेक्ट हो रहा है तो भी टेम्परेचर उतना, आसान लफ्ज हो गया। यानी न्यूटन ने बोला कि ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वन लाइनर कंक्लूजन, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स में, हम आइसोथर्मल उन प्रोसेसेस को कहते हैं कि जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो सारे प्रोसेसेस कि जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो सारे आइसोथर्मल होते हैं। और अगर थोड़ा सा किसी ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हो तो हमें ही पता है कि वेयर प्रोसेस इज आइसोथर्मल
जहां प्रोसेस आइसोथर्मल होता है वहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, इज एप्लीकेबल देयर, वहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। जहां पर प्रोसेस आइसोथर्मल होता है वहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, और न्यूटन भी यही कह रहे हैं कि प्रोसेस है आइसोथर्मल। यानी आप कह दो कि भाई ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा टेम्परेचर पर। तो चलो ठीक है, अब न्यूटन ने बोला कि जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसकी वेलोसिटी का, साउंड की वेलोसिटी का, एयर के अंदर मान लो, वो बोला वो दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है, एक इलास्टिसिटी या बोल ले इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ मीडियम, और दूसरा डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ मीडियम और दूसरा डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। E इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस बोले, या आप इसको बल्क मॉड्यूलस बोले। बात एक ही है, लिक्विड और गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, सॉलिड्स के लिए यंग मॉड्यूलस कहते हैं। सॉलिड्स के लिए यंग मॉड्यूलस, लिक्विड और गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस। तो हमने कहा E इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस। अब ये इलास्टिक मॉड्यूलस है क्या, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू डिफॉर्म। अरे अगर कोई मीडियम कंप्रेसर या अफेक्ट होने की सलाहियत ही नहीं रखता, क्या साउंड ट्रेवल करेगा भाई? जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी डिफॉर्मेशन की। देखिए व्हाट इज इलास्टिसिटी। अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलास्टिसिटी का मतलब यह कि भाई स्ट्रेच होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना। हाँ कहीं काफी हद तक यही है, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द एबिलिटी to regain its original shape. This is actually elasticity. The ability to regain its original shape. The ability of a body to regain its original shape is actually a elasticity. Elasticity is not only a stretched and then again gain the initial position. It is the ability to regain its original position after deformation. डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को उसी शेप में वापस ले आएगी कि जिसमें वो डिफॉर्मेशन से पहले थी। ये एक्चुअली में इलास्टिसिटी है। यानी कंप्रेस होने के बाद रिएक्ट होने की कितनी कैपेबिलिटी है मीडियम में, अगर है तो साउंड में ट्रेवल करेगा, नहीं है तो ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं मीडियम की वाइब्रेशन इज कंपलसरी एंड द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम इज डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी। If the elasticity of a medium is more, then the velocity of a sound will be more there. But अगर उल्टा होगा तो फिर साउंड की स्पीड वहां जीरो भी हो सकती है, कि हो सकता है साउंड में ट्रेवल ना करे। मान लीजिए जब आप कोई एयर के मॉलिक्यूल नहीं छोड़ते, वैक्यूम कर देते हैं, तो कोई मीडियम है जहां वाइब्रेट होगा क्या? जब मीडियम ही नहीं है तो साउंड में से ट्रेवल ही नहीं करना। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? मीडियम में मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन चाहिए, वाइब्रेशन नहीं है तो कहां से ट्रेवल करेगा? कुछ आ रही है बात समझ में? तो हमने बोला कि E इज इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ मीडियम, and rho is the density of the medium. Rho is the density of the medium. कितना? अब देखो डेंसिटी से रिलेशन इनवर्स है वेलोसिटी का। जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, और जितना कम डेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। इस पर बात करेंगे अभी हम आगे, जरा करेंगे। यहां तक पॉज करके कॉपी कर लें, पॉज करें और कॉपी कर लें इसे। मिटा दें। चलो, तो हमने बोला कि न्यूटन्स कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। भाई कौन से हैं वो दो फैक्टर? एक इलास्टिक मॉड्यूलस और एक डेंसिटी। तो हमने बोला भाई वेलोसिटी जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, इलास्टिक मॉड्यूलस और डेंसिटी। अब ये व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक मॉड्यूलस? तो देखो इलास्टिक मॉड्यूलस का मतलब ये है, ये जो इलास्टिक मॉड्यूलस है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इस केस के अंदर बेहतर यह है कि मैं इसको ऐसा लिखूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब है, ऐसा लिख दो इसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस समझ जाएंगे, स्ट्रेस लिख देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब यह है मीडियम के ऊपर प्रेशर कितना चेंज हो गया है। क्या समझ रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है कि मीडियम के ऊपर प्रेशर कितना चेंज हो गया है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है वॉल्यूम कितना चेंज हुआ ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में। अरे मान लो ना प्रेशर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स करीब आए, जब मॉलिक्यूल्स करीब आए तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो कितना प्रेशर चेंज हुआ, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। और ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। इन दो का रेशो है हमारे पास इलास्टिक मॉड्यूलस। क्या बात समझ रहे हैं? क्या है इलास्टिक मॉड्यूलस? इलास्टिक मॉड्यूलस इन दो का रेशो है। ये देखिए इलास्टिक मॉड्यूलस को मैं क्या लिख सकता हूं? इलास्टिक मॉड्यूलस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मैं लिख सकता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब यही है ना, कितना प्रेशर चेंज हुआ पर यूनिट। जब करीब आए तो कंप्रेस होने से पहले कितना प्रेशर, अब कितना हो गया, वो जो चेंज हुआ उसने स्ट्रेस डाला है, उस स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन पैदा होगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में कुछ वॉल्यूम चेंज हो गया। उस चेंज इन वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम से रेशो स्ट्रेन कहलाता है, क्योंकि वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और प्रेशर की बात में हमने कह दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। भाई स्ट्रेन किसकी वजह से आया? वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से, इसको हमने कह दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इन दोनों का रेशो क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस। सही। अब ये जो इलास्टिक मॉड्यूलस है ना, ये इलास्टिक मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर होता है। कौन से प्रेशर के बराबर? ओरिजिनल प्रेशर के बराबर। कि ये स्ट्रेन स्ट्रेस डालने से पहले कितना प्रेशर था, ये स्ट्रेन की रेडियन से पहले कितना प्रेशर था, इन दोनों के रेशो के बराबर होता है ये प्रेशर। बनाए तो आइए बनाते हैं इसको, कैसे बराबर होता है। तो देखिए बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, क्योंकि यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम बोलेंगे बाय यूजिंग, यहां नजर आ जाओ, यहां खड़ा हो जाओ, कोई मतलब तो नहीं है, यहां नजर आ जाओ बोल दिया मैंने, यहां खड़ा हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, याद है? 9th में पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ा था? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये पढ़ा था तुमने। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब प्रेशर बढ़ गया है तो चेंज इन प्रेशर निकालने का तरीका होगा P2 माइनस P1, यही होगा। क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अगर इस समय P2 का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? P2 इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर प्लस P1, ये माइनस का P1 यहां ले आओगे, जब तुम ये माइनस का P1 यहां ले आओगे ये प्लस का P1 हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन प्रेशर इनटू प्लस का P1, यही बनेगा ना। इस पे फॉर्मूला बना दे क्या? क्यों बचने वाली बात, क्या समझ में आती है इतनी बात? और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब देखो वॉल्यूम जो था ना पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो मैं इसको V1 माइनस V2 लिखूंगा अगर मुझे पॉजिटिव का चाहिए। पहले ज्यादा था ना अब कम है, फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा था, तो ज्यादा वाले में से कम माइनस करके चेंज निकालेंगे ना, पॉजिटिव का आंसर चाहिए। और अगर इसमें V2 की वैल्यू बनाओ तो इससे V2 की वैल्यू क्या बनेगी कि ये माइनस का V2 मैं यहां ले आया प्लस का हो गया, ये चेंज इन वॉल्यूम वहां ले गया माइनस का हो गया। तो मेरे पास V2 का फॉर्मूला क्या बना? V1 इज इक्वल टू डेल्टा V, V1 माइनस डेल्टा V, और P2 का फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन प्रेशर प्लस P1। बोलो बात ठीक है? याद तक की कोई मसले वाली बात इसमें? क्या कर रहे हैं हम? कह रहे हैं भाई ये प्रेशर के बराबर है। कैसे है प्रेशर के बराबर, इसको प्रूफ करने लगे। तो आओ जरा देखें, हमने बोला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो हमने बोला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 के बजाय क्या आ जाएगा? चेंज इन प्रेशर प्लस P1। V2 के बजाय क्या आ जाएगा? V1 माइनस डेल्टा V। बोलो यही होगा। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा P को V1 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकेम डेल्टा P V1। डेल्टा P को इधर मल्टीप्लाई करो, डेल्टा P डेल्टा वॉल्यूम, P1 को इधर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा P1 V1, और P1 को इससे मल्टीप्लाई कराओ P1 डेल्टा V। बोलो यही होगा। चेक करें, डेल्टा P V1, डेल्टा P माइनस आ गया, P1 V1 माइनस का P1 डेल्टा V। बोलो यही होगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अरे इतना अलजेब्रा तो तुम्हें आता होगा, मल्टीप्लाई कर लो दो ब्रैकेट्स को।
अब ये देखो, अगर ये P1 में यहां अगर इस वाले P1 से माइनस कराऊं तो P1 V1 से P1 V1 हो जाएगा कैंसिल, बोलो यही होगा। अच्छा, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम वैसे भी कम तो चेंज तो बड़ा माइन्यूटली सा रहेगा, प्रेशर वैसे भी कम तो चेंज भी बड़ा माइन्यूटली सा रहेगा। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर का प्रोडक्ट है ना, ये एक बड़ी छोटी वैल्यू होगी। तो इतनी छोटी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्या करना, छोटी छोटी वैल्यू का हटा दो, जिनका अफेक्ट ज्यादा नहीं उनको हटा दो, निगलेक्ट करेंगे इनको, जिनसे तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद होती हो उनको अभी अपने आसपास से हटा दो, निगलेक्ट करो इन वैल्यूज को। तो अब जब तुम इनको निगलेक्ट करोगे तो अब बचेगा क्या भैया, इसको तो हमने निगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, इधर तो जीरो, यहां तक का दिखेगा क्या, हाँ जी दिखेगा, इधर तो जीरो है, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, डेल्टा पी वी वन, इसको तो हमने निगलेक्ट कर दिया ना, हम तो बोल रहे हैं भाई वो छोटा है, इसका अफेक्ट बड़ा मामूली सा है, तो छोड़ दो इसको, नहीं देखेंगे, हटा दिया हमने इसको, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। माइनस P1 डेल्टा V, बोलो ठीक है याद की बात। ये माइनस का P1 डेल्टा V वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का V1 डेल्टा V इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर V1, बोलो ठीक है याद की बात। डेल्टा V यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने इसको बोलना है डेल्टा PV1 ओवर चेंज इन वॉल्यूम, बोलो यही होगा। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी मैथ की दुनिया में लेके जाऊं और मैं आपको बोलूं कि जो न्यूमरेटर लिखा हुआ होता है उसको हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दे, आ जाओ बना दो। तो हमने बोला चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम ओवर V1, डिनोमिनेटर नीचे चला गया, अरे प्री मेडिकल वालों को क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो भाई ये देखो ना, अगर मैं ये डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई में लिखूं तो क्या मैं इसको V1 ओवर डेल्टा V लिखूंगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा पी V1 ओवर डेल्टा V ही तो बनेगा, यही तो बनेगा, तो लिखा हुआ था सही, थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेगी। अब बात किस बात से शुरू हुई थी, बात ये हुई थी कि ये चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर V1 जो है ये बराबर होता है ओरिजिनल प्रेशर के, और देखो ये रिलेशन यहां पर हमने बना लिया, दैट P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V1, यानी कि जिसको हम इलास्टिक मॉड्यूलस कह रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम ओरिजिनल प्रेशर के बराबर कह सकते हैं। यानी ये इलास्टिक मॉड्यूलस जो है ये वो ओरिजिनल प्रेशर ही है, कि इनिशियली प्रेशर कितना है कंप्रेस होने से पहले या रेयर इफेक्ट होने से पहले, कुछ बात समझ में आ रही है, कि इलास्टिक मॉड्यूलस को ही हम अपने ओरिजिनल प्रेशर के बराबर कहेंगे। क्या ठीक है, याद की बात, इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है, होपफुली समझ में आया। करो इसको कॉपी, पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज कर लो फिर कॉपी कर लो, मिटा दें, चलो इस साइड को मिटा देते हैं। हमने बना लिया कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो है, इलास्टिक मॉड्यूलस जिसको हम कह रहे हैं वो तो हमारे ओरिजिनल प्रेशर के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो कितना है, वो P1 के ही बराबर है, क्योंकि हमने बोला इलास्टिक मॉड्यूलस बराबर डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V1 के, ये कंडीशन इतनी ही बनी, तो यानी ये P1 के बराबर, बोलो ठीक है यहां तक की बात। अब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है इलास्टिक मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी, तो हमने बोला इलास्टिक मॉड्यूलस तो प्रेशर के बराबर है, ओरिजिनल प्रेशर के, ओवर डेंसिटी तो हमने ये लिख दिया। अब ये कौन सा प्रेशर है, ये ओरिजिनल प्रेशर है, तो हमने बोला भाई एयर तो फ्लूइड है, और फ्लूइड के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ऑफ, भाई एयर फ्लूइड है ना, हम बोले सिंस जिस मीडियम में हम ट्रेवल कर रहे हैं वो एयर है, हम बोले सिंस एयर इज फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इन फ्लूइड का फॉर्मूला होता है रॉ जी एच, क्या फॉर्मूला होता है, रॉ जी एच, क्या बात ठीक है यहां तक की, रॉ जी एच हम यहां पर पुट करें और फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। चलो जरा यहां इसको इरेज करें रजिस्टर की तरह, तो हमने बोला भाई ये तो ऑरिजिनल प्रेशर के बराबर है इलास्टिक मॉड्यूलस, तो जहां इलास्टिक मॉड्यूलस है वहां पर हम इलास्टिक मॉड्यूलस के बजाय रखेंगे रॉ जी एच,
ओवर रॉ। रॉ से रॉ काट मत देना, ये मीडियम की डेंसिटी है, और ये जो डेंसिटी होगी ये उस मीडियम की होगी कि जिसके अंदर हम एयर के अंदर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, वो भी कोई मैकेनिज्म रहेगा ना, और जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यूजुअली जो हम साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एयर में, वो हम मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर करते हैं। वो हम किसमें करते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर करते हैं। तो यहां पर जो हम डेंसिटी रखते हैं ज्यादातर केसेस में, वो हम रखते हैं किसकी? यहां हम रखते हैं डेंसिटी मर्क्यूरी की, क्योंकि हम ज्यादातर मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर हमें डेंसिटी चाहिए होती है मर्क्यूरी की, ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट, हाइट चाहिए होती है, और हमें चाहिए होती है डेंसिटी मीडियम की। अब अगर एयर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो तो डेंसिटी तुम्हारी एयर होगी। तो न्यूटन ने ये फॉर्मूला बना लिया बात। जब हम इनमें मर्क्यूरी की डेंसिटी पुट करते हैं, ग्रेविटी पुट करते हैं, कितने हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये पुट करते हैं, एयर की डेंसिटी पुट करते हैं, तो ये सब पुट करने के बाद जो न्यूटन को वैल्यू मिली, वो मिली अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी मिली? 280 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी मिली 280 मीटर पर सेकेंड। बट ये मिली कैसी? ये मिली थ्योरेटिकल। कैसी मिली? थियोरिटिकल। बट जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया, तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने पे पता चला कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया, वैल्यू मिली 280 मीटर पर सेकेंड, बट जब उसको हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया तो वैल्यू मिली हमें 332 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर सवाल उठा कि देखो, हम अलग अलग किस्म के एरर्स पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में, यानी हम कहते हैं कि भाई सिस्टमैटिक एरर था, हम कहते हैं कि भाई पर्सनल एरर था, तो कह रहे देखो पर्सनल एरर भी 0.5% का तो एक्सेप्टेबल है, चलो 1% का भी मान लेंगे। ये तो 1% नहीं है, ये तकरीबन 16% का एरर बनता है, 15.6 बनता है, उसको 16 कह देते हैं, तो ये तकरीबन 16% का एरर है, और 16% का एरर सिस्टमैटिक एरर या पर्सनल एरर नहीं हो सकता। तो पता चला कि यहां पर न्यूटन लॉजिक बनाने में कुछ गलती कर गए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था न्यूटन, 1600 के जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। जब न्यूटन अपनी कॉर्पस क्लियर थ्योरी में कह रहा था कि भाई लाइट पार्टिकल है, दुनिया कह रही थी हाँ भाई पार्टिकल है, वो तो बाद में हाइजेंस ने एक्सपेरिमेंट करके बोल दिया कि नहीं भाई वेव्स है। फिर बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोल दिया नहीं भाई पार्टिकल ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन न्यूटन की बात मानी जाती थी कि भाई ये कह रहे हैं तो सही। तो न्यूटन कह रहे हैं 280 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है हमारी फॉर्मुलेशन में कहीं कोई गलती रह गई है, कोई ऐसी चीज है कि जिसको हम इग्नोर कर गए हैं, जिसको हमने नजर में नहीं रखा। चलिए जरा कॉपी करेंगे फिर बात करते हैं। चलें जी आगे, क्या हो गया यहां तक का? पॉज करें, कॉपी कर लें। तो हमें पता चला कि न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ एरर है, मिटाएं। आओ जरा देखें। देखो ट्रू वैल्यू तो कितनी है, अगर हम निकालें इसका एरर, तो एरर का परसेंटेज कितना है, कितनी गलत है वैल्यू, तो हम बोलेंगे भाई देखो 280 तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्चुअल है 332, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड कराओगे 280 के साथ, तो वैल्यू हमारे पास को तकरीबन हमें कितनी मिलनी चाहिए? हम कहते हैं कि 280 को डिवाइड करा दो किससे? 332 से, तो it is 84.3%, which mean that एरर कितना है? एरर है 100 माइनस 84.3। हम कह देते हैं कि कितना? हम कह देते हैं एरर है 15.7% का, हम 16% कह देते हैं, चलो अप्रोक्सीमेटली। ठीक, 16% का एरर, 16% का एरर सिस्टमैटिक एरर नहीं होता, पर्सनल एरर भी नहीं हो सकता। तो मसला कहां है? मसला था न्यूटन के लॉजिक में। क्या लॉजिक में मसला था भाई? न्यूटन ने एक बात बोली कि न्यूटन ने एक बात बोली, इसको मिटा दे, पॉज करके कॉपी कर लो।
न्यूटन ने एक बात बोली कि दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ साउंड in air is isothermal. Is isothermal. और आइसोथर्मल का मतलब क्या? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तभी तो कह पा रहे हैं जब कांस्टेंट है. जब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तभी हम कह पा रहे हैं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है. अब आइसोथर्मल होने का मतलब ये कि न्यूटन्स कह रहे हैं कि कंप्रेशन के दौरान और रेयरफैक्शन के दौरान कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लैपलास. लैपलास ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं है. उसने बोला ऐसा नहीं है. उसने कहा जब ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि जब साउंड के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, आप खुद सोचो ना कि जब मॉलिक्यूल्स करीब कर आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी गिर जाएगी, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. और न्यूटन्स क्या कह रहे थे? न्यूटन्स कह रहे थे कि आइसोथर्मल है ये प्रोसेस, यानी ना कंप्रेशन के दौरान स्पीड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना रेयरफैक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है. जबकि लैपलास ने ये नहीं कहा. लैपलास ने कहा देखो ड्यूरिंग कंप्रेशन बताओ टेम्परेचर लिख दिया. ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. बोला ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और ड्यूरिंग रेयरफैक्शन टेम्परेचर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. ये कह रहे हैं कि देखो कंप्रेशन के दौरान जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और सही भी है ये बात. न्यूटन का तो ये प्रोसेस इतना रैपिड है कि इसको उसने आइसोथर्मल कह दिया. लेकिन बाद में पता चला आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, कंप्रेशन में बढ़ रहा है, रेयरफैक्शन में घट रहा है. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आइसोथर्मल नहीं है तो क्या है? उसका जवाब ये कि देखिए बट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट द टोटल energy of the system remains constant. But the total energy of the system remains constant. वो बोला एनर्जी नहीं बदलेगी, एनर्जी उतनी रहेगी, एनर्जी कंजर्व्ड है. तो इस प्रोसेस को न्यूटन्स तो आइसोथर्मल कह रहे थे, लैपलास ने इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोला. दिस प्रोसेस इज, सफाई से लिखें थोड़ा, दिस प्रोसेस इज isothermal. This process is this process is adiabatic. न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल बोला था, लैपलास ने इसको आइसोथर्मल नहीं बोला. लैपलास ने इसको एडियाबैटिक बोला. लैपलास ने बोला भाई ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना कुछ एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ना कुछ एनर्जी सराउंडिंग सिस्टम में आएगी, एनर्जी कंजर्व. बट यानी तुम ऐसा समझ सकते हो कंप्रेशन के दौरान एनर्जी बढ़ी, रिफ्रैक्शन के दौरान दोबारा घट के उतनी हो गई, तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही. तो लैपलास ने इस प्रोसेस को एडियाबैटिक बोला, जबकि न्यूटन इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल रहे. तो प्रॉब्लम अराइज हो गई कि भैया 280 मो मिल रहा था, 332 है, सही कौन सी है? तो सही तो 332 ही है. तो लैपलास ने फॉर्मुलेशन में, न्यूटन के ही फॉर्मुलाज में एक करेक्शन कराई. न्यूटन ने जब इस फॉर्मूले को, इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बोला तो हमारी ये कंडीशन थी, P इज इक्वल टू कांस्टेंट.
लेकिन लैपलास ने जब इसको बोला तो लैपलास ने बोला ऐसा नहीं है, ये है पीवी टू द पावर रॉ इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई ये रॉ क्या चीज है? इस रॉ को हम कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। और ये होता क्या है? ये होता है सीपी ओवर सीवी का रेशियो। क्या होता है? सीपी ओवर सीवी का रेशो है ये। क्या मतलब हुआ इस बात का? अच्छा, सीपी और सीवी अगर किसी को नहीं याद हो तो सीपी हुआ करता था, यहां लिख दे बल्कि नजर नहीं आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी हुआ करता था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे यानी तुम ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा हो कि जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहे वहां पर स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट सीपी कहलाता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे वहां पर स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट सीवी कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स में है, सेकंड ईयर में पढ़ोगे डिटेल, अभी याद रख लो ऐसे थोड़ी देर के लिए क्या चलता है। उसने ये रॉ इंट्रोड्यूस कराया। अब तुम आएंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक भी नया है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कहां है? 10th में भी नहीं था, सेकंड ईयर में है। सेकंड ईयर स्टार्ट ही थर्मोडायनामिक्स से होता है। वहां बताते हैं आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है। ये सब सेकंड ईयर में है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस तुम इसको याद रखो कि ये जो रॉ है ये रेशो है किसका? सीपी और सीवी का। तो किसने? लैपलास ने बोला कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, पीवी टू द पावर रॉ कांस्टेंट है, और ये रॉ है एडियाबैटिक इंडेक्स, रेशो होता है सीपी और सीवी का, आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? अब अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो हमने जो फॉर्मूला जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया था हम उसी प्रोसेस के थ्रू फॉर्मूला बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं लैपलास करेक्शन। इस फॉर्मुलेशन का नाम है, इस करेक्शन का नाम है लैपलास करेक्शन। क्या हो गया यहां तक का? क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं, आसान आसान बातें, लॉजिकल बातें सारी, कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, समझ समझ के करते रहेंगे। करेंगे थोड़ा सारे इसको, कॉपी कर लें जल्दी से, मिटाते हैं ये साइड, मिटाते हैं। तो हमें पता चला कि भाई अब तो करेक्शन है, न्यूटन्स का फॉर्मूला तो हो गया गलत, अब तो क्या है? अब तो करेक्शन है। तो क्या है भाई करेक्शन में? आओ जरा देखें। अब जब हम कहते हैं पीवी टू द पावर रॉ, तो हमने तो जब बॉयल्स लॉ लगाया तो हमने बोला था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब हम बोलेंगे P1 टू दी रॉ, P2 टू दी रॉ, ये बोलेंगे ना। इसको P1 इंटू रॉ लिखें, P2 को हमने क्या लिखा था? P2 को हमने लिखा था P1 प्लस डेल्टा P, यही लिखा था ना। और V2 क्या लिखा है? V1 माइनस डेल्टा, इस पे नहीं आएगा, ये पावर वॉल्यूम पर है, यही लिखा था। बोलो ऐसा ही है, P1 प्लस डेल्टा P लिखा था ना हमने कि P2 जो है वो P1 प्लस डेल्टा P के बराबर है, पीछे तो लिखा था। और V2 जो है वो V1 माइनस डेल्टा V के बराबर है, पीछे भी हमने बॉयल्स लॉ में लिखा है पूरा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये देखो, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप में से किसी ने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ रखा तो बाइनोमियल थ्योरम कुछ ऐसा होता है। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिख दें, यहां पर थोड़ा फॉर्मल चलते हैं। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है किसी को याद? देखो बाइनोमियल थ्योरम ऐसा ही है, इंजीनियरिंग और जनरल साइंस वाले समझेंगे, मेडिकल वालों का नहीं है ना। तो चलो मेडिकल वालों के लिए आसानी करेंगे, मेडिकल वालों को एक लाइन में कंक्लूजन दे देंगे एंड में। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे इसको इस तरीके से लिखो, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू b ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू a की पावर n माइनस
n इंटू n माइनस वन ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2/2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल b की पावर n। यही होता है बायनोमियल थ्योरम। क्या यही होता है बायनोमियल थ्योरम हमारे पास? अब बायनोमियल थ्योरम में हमने इसको कहां तक लगाना है? देखो बायनोमियल थ्योरम में हम इसको सिर्फ दो वैल्यूज तक ही एक्सपेंड करेंगे। उसकी भी एक वजह है। अच्छा, किसी को बायनोमियल थ्योरम नहीं आता तो वो इस तरीके से होता है कि a की पावर n, पावर को बेस में ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, यहां पर b की पावर 0 होती है तो b की पावर बढ़ती जा रही है। यानी a की पावर n थी, पहले n आया बेस में, n में से 1 माइनस कर दिया, b की पावर 0 थी, b की पावर 1 कर दी। जो b की पावर है वो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में आ जाएगा, यानी b की पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल। फिर दोबारा यही होगा कि अब फिर से वही करो कि जो a की पावर है उसको बेस में ले आओ, उसमें से -1 कर दो, तो n माइनस वन में से -1 करोगे वो n माइनस टू हो जाएगा। b की पावर 0 थी, 1 हो गई, b की पावर 2 हो गई, नीचे 2 का फैक्टोरियल। ये बढ़ता जाता है b की पावर n। थोड़ा सा समझना है हमने इसको, इसमें ज्यादा लॉजिक हमने जाना नहीं है इसमें बायनोमियल थ्योरम के। मैं थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आओ जरा इस पे लगाएं, क्या होगा? v1 माइनस डेल्टा v टू दी पावर रॉ। देखो मेरा a v1 है, b मेरा डेल्टा v है और b मेरा माइनस का, याद रखना, a की पावर n यानी v1 की पावर रॉ। अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि काम करते हैं, टू मेक इट सिंपल एक काम ये करते हैं कि इसमें से जरा गौर से देखना सारे, p1 v1 की पावर रॉ इज इक्वल्स टू p1 प्लस डेल्टा p इनटू, अगर मैं इसमें से v1 बाहर निकालूं तो v1 टू द पावर रॉ बाहर आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां डेल्टा v ओवर v1 आ जाएगा और उसकी पावर भी रॉ आ जाएगी। बोलो यही होगा? अरे देखो यहां से तुमने v1 बाहर निकाला, चलो इसको छोड़, इसको होल्ड पे लगा दो। यहां से तुमने v1 बाहर निकाला तो इस जगह से v1 हट गया, इसकी जगह 1 आ गया। लेकिन इसमें से v1 कैसे निकालोगे? इसके पास तो v1 है ही नहीं, कैसे निकालोगे? तो हमने बोला भाई नहीं है तो डिवाइड कर दो, बस यही तो होता है। अब पावर तो v1 की पावर तो आएगी ना सब, जो होल पावर थी तो पावर भी दो जरा इसको। v1 पर भी रॉ लगा दो और 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 पर भी रॉ लगा दो। ऐसा हो सकता है ना, इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। v1 टू द पावर रॉ से v1 टू द पावर रॉ कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? p1 इज इक्वल्स टू p1 प्लस डेल्टा p इंटू 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 टू द पावर रॉ। बोलो ठीक है यहां तक की बात? क्या इतनी बात समझ में आती है? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। कितनी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन लॉजिक एंड बनेगा कि सही फॉर्मुलेशन करनी है हमने। तो अब देखो बायनोमियल थ्योरम की बात करें तो बायनोमियल थ्योरम आएंगे जरा इस पर लगाओ जरा बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है? 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 टू द पावर रॉ, तो होता क्या है? a की पावर n, a क्या है? 1, 1 की पावर रॉ प्लस n, n है रॉ, a की पावर रॉ माइनस 1 b डेल्टा v ओवर v1। अब ये देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, जो नेगेटिव की वैल्यू होती है वो साथ में आती है। मैं इससे आगे की वैल्यू नहीं बनाऊंगा, क्यों? देखो डेल्टा v ओवर v1 की वैल्यू वैसी बहुत छोटी होगी कि ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में कितना चेंज आया, तो ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में तो चेंज माइनर सा आया होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में तो चेंज माइनर सा आया होगा। अब अगर मैं उसका स्क्वायर भी निकालूं आगे बढ़कर तो वैल्यू और छोटी, क्यूब निकालूं और आगे बढ़कर तो वैल्यू और छोटी, तो वो इतनी छोटी वैल्यूज बनेगी तो हम इससे आगे वाली वैल्यूज बनाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे उनको, नहीं बना रहे, क्योंकि वो इतनी छोटी वैल्यूज होंगी उसकी हमें नीड ही नहीं है। क्या बात ठीक है यहां तक की? चलिए अब जरा देखते हैं। तो 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 टू दी पावर रॉ इज इक्वल टू 1 की पावर रॉ तो 1 होगी, यहां भी 1 की पावर कुछ भी आए तो वो रॉ ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर दो, डेल्टा v ओवर v1। बोलो ठीक? 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 बराबर है 1 माइनस रॉ डेल्टा v ओवर v1 के आगे की वैल्यू हम नहीं बना रहे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 की पावर कुछ भी हमने हटा दी, रॉ लिखा, डेल्टा v ओवर v1 लिखा। बोलो ठीक है यहां तक की बात समझ में आ रहा? ये देखो अब क्या बचा था हमारे पास, p1 इज इक्वल टू p1 प्लस डेल्टा p इंटू ये वाली जो वैल्यू है इसके बजाय, यानी ये जो 1 माइनस डेल्टा v ओवर v1 की रॉ थी, ये बराबर है किसके? 1 माइनस रॉ इंटू डेल्टा v ओवर v1 के। बोलो इसी के बराबर है, मल्टीप्लाई कराएं? जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? p1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, p1 को इससे मल्टीप्लाई करो, दिस वैल्यू बिकेम
रॉ डेल्टा वी ओवर V1 और साथ में ये वाला P1, इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा डेल्टा P, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा P रॉ डेल्टा V ओवर V1। बोलो यही होगा। P1 से P1 काट दे। ये अब देखो पिछले बार जब हमने न्यूटन का फॉर्मूला बनाया था तो वो वाली वैल्यू जिसमें चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर आया था उसको तो हमने नेग्लेक्ट किया था। हमने बोला था भाई ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई होकर बहुत छोटी होगी, उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो इधर भी ये जो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम वाली वैल्यू है इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो हम बोलेंगे नेग्लेक्ट करो किसको, बहुत गंदी राइटिंग में लिखा गया, यहां लिख लेते हैं, नेग्लेक्ट करो किसको, डेल्टा P रॉ डेल्टा V ओवर V1, यानी इसको नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ नहीं है। इस वाली वैल्यू को उठाओ यहां लो तो ये होगा रॉ डेल्टा V ओवर V1 P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P। बोलो यही होगा, बोलो यही होगा या नहीं होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये काम करूं कि देखो ये डेल्टा V मैं इसको लिखूं रॉ इंटू P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P, ये चेंज इन वॉल्यूम या मल्टीप्लाई हो रहा था यहां पर डिवाइड, या तुम समझ लो ये डेल्टा V ओवर V1 या पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने यहां पूरा लाकर डिवाइड करा दिया। ये डेल्टा V ओवर V1 यहां पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर मैंने डिवाइड करा दिया, डेल्टा P मैंने लिख दिया, ये रॉ इंटू P1 मैंने यहां लिख दिया। अगर किसी को याद हो तो आप बताइए डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V1 क्या था? ये हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस था जो न्यूटन के फॉर्मूले में था, इलास्टिक मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। लेकिन न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में ये इलास्टिक मॉड्यूलस सिर्फ प्रेशर के बराबर आया, लेकिन लैप्लास करेक्शन में ये सिर्फ प्रेशर के बराबर नहीं आया बल्कि ये किसके बराबर आया, रॉ इंटू प्रेशर के बराबर आया। क्या बात समझ रहे हैं? देखो ना यही तो मेरा इलास्टिक मॉड्यूलस था। यही मेरा क्या था, इलास्टिक मॉड्यूलस। तो इस इलास्टिक मॉड्यूलस को ही तो मैंने पहले पुट किया था इलास्टिक सिटी की जगह पर, तो अभी भी मैं यही करूंगा। लेकिन अब ये इलास्टिक मॉड्यूलस सिर्फ प्रेशर के बराबर नहीं है, अब ये रॉ इंटू प्रेशर के बराबर है। क्या समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, अब कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। इस साइड को इरेज करें, पॉज करके कॉपी कर लो, कर दिया, मिटा दे। तो हमने कहा कि भाई न्यूटन का फॉर्मूला क्या था स्पीड ऑफ साउंड का, तो हमने बोला न्यूटन का फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का था क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इलास्टिक मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। इलास्टिक मॉड्यूलस था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि प्रेशर के बराबर आया था। अब ये इलास्टिक मॉड्यूलस बराबर आया है किसके, रॉ टाइम P1 अपॉन डेंसिटी के। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चेंज इन रूट मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ P1 अपॉन डेंसिटी, तो ये वो पुराना वाला फॉर्मूला एयर के नहीं है, एयर के नहीं है, रॉ फॉर एयर होता है 1.42, तो एयर के नहीं है 1.42 है, और इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 280 मीटर पर सेकंड। ये तो हम निकाल चुके ना, कैलकुलेट इसी को तो किया था पहले, अलग करके लिखो तो ये तो किया है। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमें मिलती है 333 मीटर पर सेकंड। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तकरीबन कितनी मिलती है, 333 मीटर पर सेकंड। और एक्यूरेट वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या थी, 332 मीटर पर सेकंड। तो हमें समझ में आया कि जब हमने इस रॉ को यानी एडियाबैटिक इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कराया तो हमारी फॉर्म वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू आ गई। यानी बस न्यूटन ये छोटी सी गलती कर गए कि वो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कह गए। लैप्लास ने करेक्शन क्या करी, उसने बोला नहीं भाई ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के दौरान और रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इसके लिए सिर्फ एडियाबैटिक फैक्टर यानी सीपी ओवर सीवी के रेशियो को इंट्रोड्यूस करा दो तो वही फॉर्मूला सही है। यानी 80% एफर्ट न्यूटन की ही है। तो कोई ये बोल दे कि न्यूटन ने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत है ये बात। अब सोचे ना 1600 के जमाने में क्या रिसोर्सेज रहती होंगी, उन रिसोर्सेज में न्यूटन ने इतना जबरदस्त फॉर्मूला दिया, तो उसमें मामूली सा एडिशन करके वो फॉर्मूला सही किया लैप्लास ने। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लास करेक्शन। होपफुली आज के लेक्चर से आपको सीखने को मिला होगा। ये हमारा अकाउस्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।